हरियाणा विधानसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की हुई बैठक। शीतकालीन सत्र को एक दिन के लिए बढ़ाने का हुआ फैसला। कल से शुरू होगा हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र। बैंकिंग विधेयक संशोधन बिल 2021 के विरोध में 2 दिनों तक रहेगी बैंकों की हड़ताल। प्रदेश में भी दिख रहा हड़ताल का व्यापक असर। रेवाड़ी में 2 महीने का वेतन न मिलने से नाराज टोल कर्मी। नाराज टोल कर्मियों ने गंगायाचा टोल को कराया फ्री। बिना टोल दिए गुजर रहे वाहन। एक बार फिर से हर खबर हरियाणा की खबर का हुआ बड़ा असर। गुरुग्राम में बच्चों के साथ हुई मारपीट पर ह्यूमन राइट्स संस्था ने लिया संज्ञान। पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग। अतिक्रमण हटाने के नाम पर की थी पिटाई। दादरी में 104 साल की रामबाई ने पेश की मिसाल। फिटनेस देख छूटे छूटे अच्छों के पसीने। एथलेटिक्स प्रतियोगिता में 3 पीढ़ियों के साथ गोल्ड जीतकर बनाया रिकॉर्ड। मिस यूनिवर्स बनी हरियाणा की बेटी हरनाज कौर संधू लौटी स्वदेश। मुंबई में हरनाज का हुआ भव्य स्वागत। केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक किया गया क्वारंटीन। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा और आपके साथ में हूं अमित शर्मा। वक्त है मेट्रो सिटी का, लेकिन उससे पहले एक बड़ी जानकारी आपको हम दे दें। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। गुरुग्राम से आ रही है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है खुले में नमाज का मामला। मोहम्मद अदीब ने अवमानना याचिका दायर की है। मुख्य सचिव डीजीपी के खिलाफ याचिका दायर की है। पूर्व राज्यसभा सांसद हैं मोहम्मद अदीब। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है खुले में नमाज का ये मामला। ये बड़ी जानकारी मोहम्मद अदीब ने दायर की है अवमानना याचिका। मुख्य सचिव डीजीपी के खिलाफ दायर की है याचिका। पूर्व राज्यसभा सांसद हैं मोहम्मद अदीब। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में राज्यों को लेकर जो बात कही है, इस पूरे मसले को लेकर उसकी भी कहीं ना कहीं इसमें बात कही गई है और इसकी मिसाल इसमें दी गई है। ये बड़ी जानकारी लगातार आपको हम दे रहे हैं, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में राज्यों से ये बड़ी जानकारी लगातार आपको हम दे रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो कि गुरुग्राम से आ रही है। और बड़ी खबर यह है कि मुख्य सचिव डीजीपी के खिलाफ दायर की गई है याचिका। पूर्व राज्यसभा सांसद मोहम्मद अदीब ने याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में राज्यों को हिंसा रोकने के लिए कहा था, ये उन्होंने कहा है। सुप्रीम कोर्ट खुले में नमाज का मामला अब पहुंच चुका है। साइबर सिटी में खुले में नमाज का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 37 चिन्हित स्थानों पर खुले में नमाज पढ़ने के सभी आदेशों को रद्द करने की बात कही थी। बावजूद इसके हिंदू संगठनों ने 6 स्थानों पर खुले में नमाज पढ़ने को लेकर कुछ समय के लिए सहमति जता दी है। हिंदू संघर्ष समिति ने पत्रकार वार्ता कर इस बात की पुष्टि की है कि अगर मुस्लिम संगठन इन 6 जगहों पर कुछ समय के लिए खुले में नमाज पढ़ते हैं तो उनका विरोध नहीं किया जाएगा। तो खुले में नमाज पढ़ने का जो मामला है वो लगातार सुर्खियों में अभी भी बना हुआ है, क्योंकि आपको याद होगा हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से बिल्कुल साफ कर दिया गया था कि खुले में नमाज की इजाजत किसी को भी नहीं दी जाएगी और जबरदस्ती जो टकराव की स्थिति पैदा की जाती है वो ठीक नहीं है, उससे हमें बचना चाहिए। और चलिए अब सीधा रुख करेंगे, हमारे संवाददाता मोहित कुमार हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर। मोहित, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि अब हिंदू संगठनों की ओर से ही ये कहा गया है कि भाई ठीक है, कुछ समय के लिए हम आपको दे देते हैं कि आप खुले में नमाज पढ़ सकते हैं, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं किसी तरह की। और क्या कुछ कहा गया है जो हिंदूवादी संगठन उनकी ओर से? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि आज गुरुग्राम के सिद्धेश्वर स्कूल के अंदर एक प्रेस वार्ता रखी गई, जहां पर मुख्यमंत्री ने जो फैसला लिया प्रदेश सरकार को देखते हुए, प्रदेश की भावनाओं को देखते हुए और शांति को बनाए रखने के लिए, उस फैसले का भी जो है मजाक उड़ाते हिंदू संगठन नजर आए, जिसमें साफ तौर पर हिंदू संगठनों ने प्रदेश के मुख्य मनोहर लाल खट्टर के
किए गए फैसले की 37 जगहों पर खुले में नमाज नहीं होगी, क्योंकि बार बार शांति व्यवस्था जो है भंग होती है। अगर नमाज पढ़नी है तो अपने घरों में रहकर, मस्जिदों में रहकर नमाज पढ़े शांतिपूर्वक तरीके से। मगर आज प्रेस वार्ता कर आज हिंदू संघर्ष समिति के जो लोग थे उन्होंने प्रेस वार्ता की और इसमें मुख्यमंत्री का ही जो है बात का मजाक उड़ा दिया, इस बात को लेकर कि अगर 6 जगहों पर नमाज पढ़ी जाती है तो हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। यानी कि जो शांति बनी हुई है उस शांति को एक बार फिर भंग करने की जो है कोशिश की जा रही है प्रेस वार्ता के नाम पर। क्योंकि जिस तरीके से अगर 6 जगहों को अनुमति हिंदू संगठन देते हैं तो कहीं ना कहीं मुस्लिम लोग फिर पहुंचेंगे और उसके बाद अवहेलना होगी मुख्यमंत्री के आदेशों की, जिसके चलते या तो मुस्लिमों को खामियाजा उठाना पड़ेगा या फिर उनके ऊपर हंसते नजर आएंगे ऐसे हिंदू संगठन। तो कहीं ना कहीं कुछ लोग हैं जो अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में कहीं ना कहीं इस मामले को सुर्खियों में लगातार बरकरार रख रहे हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका मोहित, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका। तो खुले में नमाज पढ़ने का जो मामला है उसको लेकर ये बड़ी जानकारी आज निकलकर सामने आई, जिसमें 6 चिन्हित जगहों को लेकर ये कहा गया है हिंदू संगठनों की ओर से कि अगर मुस्लिम भाई यहां पर अपनी नमाज अता करते हैं तो उन्हें इसमें किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। ये 6 जगह पर उन्होंने गुरुग्राम के प्रशासन से अनुमति मांगी है। ये पहले से निर्धारित वो जो 37 स्थान ये चिन्हित बता रहे थे ये उनमें नहीं है। यहाँ पर नमाज होती है तो संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति इस पर एतराज़ नहीं करेगी। मैंने मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का उसका नाम लिया है, मैंने हबीब का नाम लिया है, मैंने अल्ताफ का नाम लिया है, जो शांतिपूर्ण जो हल हो गया है उसके बाद भी उसमें पेट्रोल डाल करके माचिस लगाने का काम कर। फरीदाबाद में बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों ने बैंकों के निजीकरण के विरोध में 2 दिवसीय हड़ताल शुरू कर दी है। इस मौके पर बैंक कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। दरअसल सरकार के सेंट्रल बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक के निजीकरण के फैसले के विरोध में 2 दिवसीय हड़ताल बैंक कर्मचारियों ने शुरू की है, जिसमें चेतावनी दी गई कि किसी भी सूरत में निजीकरण नहीं दिया जाएगा और यानी कि निजीकरण जो है उसको नहीं करने दिया जाएगा। अगर सरकार नहीं मानती है तो हड़ताल को अनिश्चितकालीन भी करने से वो पीछे नहीं हटेंगे। तो 2 दिन की ये बैंक कर्मियों की हड़ताल है, बैंकों के निजीकरण में हड़ताल करने का फैसला लिया है। ये हड़ताल जो है सरकार के निजीकरण बिल के विरोध में है। सरकार जो राष्ट्रीयकृत बैंकों को निजी करने जा रही है, निजी हाथों में बेचने जा रही है, उसके विरोध में है। सरकार की जितनी सब्सिडी की योजनाएं, जितने छोटे होते वो सारे राष्ट्रीय बैंकों के थ्रू ही होते हैं। कोई भी प्राइवेट बैंक कोई भी हो सरकार की सब्सिडी की कोई योजनाओं को नहीं चलाता है, उन्हें हम ही चलाते हैं। हम देश की गरीब जनता को, देश के निचले तबके को सर्विस देते हैं और सबसे कम कॉस्ट में, सबसे लो कॉस्ट में हम उनको सर्विस देते हैं। हड़ताल सरकार 2 बैंकों को बेचने का बिल ला रही है पार्लियामेंट में, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक। उसका हम घोर विरोध करते हैं, उसकी निंदा करते हैं। इसके बाद अगर सरकार नहीं मानती है तो हमारी फरवरी में और 2 स्ट्राइक हैं और हम इसको किसी भी हद तक आंदोलन में जाएंगे। इंडेफिनिट स्ट्राइक तक हम इसको संघर्ष करेंगे। अगर आगे नहीं मानी तो क्या करोगे? इंडेफिनिट स्ट्राइक जाएंगे और जनता को जोड़ेंगे, दूसरी ट्रेड यूनियन का साथ लेंगे। ये तो आम जनता का झगड़ा है, ये सिर्फ बैंक एम्प्लॉइज का झगड़ा नहीं है। और एक बार फिर से हर खबर की खबर का बड़ा असर हुआ है। साइबर सिटी के ओल्ड जेल कॉम्प्लेक्स में हुड्डा विभाग की तरफ से अतिक्रमण के खिलाफ की गई तोड़फोड़ मामले में राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस ने इस मामले की कड़े शब्दों में निंदा की है, तो वहीं ह्यूमन राइट संस्था ने बर्बरता करने वाले पुलिस कर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। गौरतलब है कि बुधवार को हुड्डा विभाग ने ओल्ड जेल कॉम्प्लेक्स में बसी झुग्गियों को बिना कोई नोटिस दिए धराशायी कर दिया था। विरोध करने पर दस्ते के साथ पहुंचे पुलिसकर्मियों ने महिलाओं और बच्चों पर लाठियां भाजनी शुरू कर दी थी। इस मामले को हर खबर ने प्रमुखता से उठाया था। हम इसके रिगार्डिंग देखो, जो आप लोगों ने हमारे को एक जो वीडियो हमने लाइव देखी थी उसके ऊपर से हमारे को काफ़ी सारे उसमें सबूत मिले। पुलिस के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि वो बिना किसी नोटिस के और बिना किसी चीज़ को ऐसे लोगों के साथ बुरा बर्ताव करे। और फिर सबसे बड़ी बात, जब निगम की जिम्मेवारी है कि सर्दी के इस मौसम पे लोग फर्शों पे सो रहे हैं, रोड पे सो रहे हैं, उनके रैन बसेरों की व्यवस्था करनी चाहिए। ये कुछ 1500 लोगों की जो यहाँ पर झुग्गियों की व्यवस्था की गई थी, उस व्यवस्था को तो इन्होंने आज तोड़ ही दिया। तो फिर सरकार से हम ये मांग करेंगे
कि हम मानवाधिकारों से ये शिकायत करेंगे कि पुलिस द्वारा ये बर्बरता क्यों की गई, और निगम ने जब स्थायी या अस्थायी तौर पर इन लोगों की रहने की व्यवस्था नहीं की गई तो उसके बगैर उन्होंने बिना किसी नोटिस के ये यहाँ करके बर्बरता रूल ये जो है झुग्गियां क्यों करी। देखिए, हम तो पहले से कहते आ रहे हैं ये तोड़फोड़ की सरकार है। जोड़ना तो जानते नहीं, तोड़ना बहुत अच्छी तरह जानते हैं। जिस तरीके से कल जो पुलिस प्रशासन का रवैया रहा इन गरीबों की तरफ, बहुत ही निंदनीय है। आप देखिए, एक बुजुर्ग औरत का हमने उसमें देखा कि जिसके साथ उनके कोई घर की महिला के 2 दिन की बच्ची थी। जिस तरीके से ये बर्बरता कर रहे हैं, ये ऐसा लगता है कि जैसे हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि अंग्रेजों के शासन में इस तरीके के व्यवहार हुआ करते थे, जिस तरीके से बीजेपी की सरकार में हो गए। इनको इन चीजों को बिल्कुल, ठंड के दिन है, इतनी तो इंसानियत सबके अंदर होनी चाहिए। और मैं पुलिस वालों से भी कहता हूं, अरे मेरे भाई, तुम्हें भी जान देनी है, सबको जान देनी है उस ऊपर वाले को। इतना गदर मत मचाओ कि कहीं पर जगह ना मिले आप लोगों को। आप लोगों को इन सबसे माफी मांगनी चाहिए। रहने नहीं दिया और मारने से दम नहीं तोड़ा, डंडा लाठी बरसाया। पैसा भी नहीं है बाबू जी, कहाँ जाएंगे हम? कबाड़ा खरीद के वाला देख पाएंगे, उसकी मदद आपको ठिकाना दो रहने का। और चलिए बात करते हैं फरीदाबाद की, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि आयुक्त विकास अरोड़ा की ओर से अपराधियों पर शिकंजा कसने के दिशा निर्देश जारी किए गए, जिसके तहत काम करते हुए क्राइम ब्रांच की टीम ने दिल्ली के मशहूर गैंगस्टर बॉबी के 2 गुर्गों के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। वहीं पुलिस प्रवक्ता सूबे सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जानकारी देते हुए बताया है कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों का नाम सोनू उर्फ भोपा, रोहित, अमरेश और बबलू उर्फ गुड्डू है। जिसमें पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया है कि उन्होंने यूपी से हथियार लाकर 1 देसी कट्टा पिस्तौल आरोपी अमरेश बबलू के पास रखवा दी थी, जिसके बाद 14 दिसंबर को आरोपी अमरेश और बबलू को भी अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया था। वहीं आरोपियों के कब्जे से 315 बोर के 2 देसी कट्टे और 3 जिंदा कारतूस के साथ ही 32 बोर का 1 देसी पिस्तौल बरामद किया गया। ये क्राइम ब्रांच 85 जो प्रभारी है सुमेर, उन्होंने 4 आरोपियों को काबू किया है, जिसमें से 2 आरोपी सोनू उर्फ भोपा, ये करनेरा गांव का रहने वाला फरीदाबाद का, तो दूसरा आरोपी है रोहित, ये गाजियाबाद का रहने वाला है। इन 2 आरोपियों को थाना पल्ला एरिया से परसों गिरफ्तार किया था और इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इनके पास अवैध हथियार मिले थे। पूछताछ पर पता लगा कि ये गैंगस्टर बॉबी है जो दिल्ली का है और तिहाड़ जेल में बंद है, उसके गुर्गे हैं। और जो बॉबी है, इसने पिछले साल एक अनुज नाम के व्यक्ति की हत्या कर दी थी। उस केस के जो गवाह थे, दिल्ली के रहने वाले हैं, प्रेमनगर एरिया के, उनकी हत्या की योजना बना रहे थे। फरीदाबाद के आईएमटी में HSIDC ने अवैध रूप से सरकारी संपत्ति पर कब्जा करने वाले मकानों को धराशायी कर दिया। इन कब्जा धारकों पर पहले भी कई दफा नोटिस भिजवाया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कब्जा नहीं हटाया, जिस पर प्रशासन ने अमल करते हुए पीला पंजा चला दिया। मौके पर पहाड़ी पुलिस मौजूद रही। ड्यूटी मजिस्ट्रेट के तौर पर तहसीलदार तरुण मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि ये तोड़फोड़ अक्सर चलती रहती है, क्योंकि जो सरकारी जमीनों पर कब्जा करते हैं उन जमीनों को कब्जा मुक्त कराने के लिए हमारी ड्यूटी लगाई गई है, जहां मौके पर पहुंचकर भारी पुलिस के साथ ही इस जमीन को कब्जा मुक्त करा रहे हैं। वहीं उन्होंने बताया है कि IMT में भी और भी जगह हैं जो सरकारी जमीनों पर कब्जे कर रखे हैं, और जैसे ही उनके पास इसकी जानकारी आएगी वो एक्शन लेकर जल्द से जल्द इसी तरह सरकारी जमीनों को कब्जा मुक्त कराते रहेंगे। ये एक्चुअली HSIDC की ज़मीन पर इंक्रोचमेंट किया हुआ है इन्होंने। जो पहले यहाँ लोग रहते थे उनको एक्सचेंज में ज़मीन दी गई थी, उनको जहाँ ज़मीन दूसरी जगह दी गई थी, अलॉट की गई थी, ताकि वो ये जगह वेकेंट करके अपने दूसरी जगह पर चले जाएं। लेकिन इस बार कुछ ज़मीन ऐसी रह चुकी है जहाँ पर जो उनको अलॉट हुई थी वहाँ पर तो उन्होंने कंस्ट्रक्शन कर ही लिया है, लेकिन जो पुरानी ज़मीन है वहाँ अभी भी वो इंक्रोचमेंट जारी रखा हुआ था। तो रिपीटेड नोटिस इनको दिए गए हैं, लेकिन वेकेंट नहीं किया। तो आज इसीलिए ये एक्शन लिया जा रहा है। इसको फिजिकली हम डेमोलिश करके इसका पोजेशन जो अलॉटी, जो नए अलॉटी हैं, उनको दिया जाता है। फरीदाबाद में गीता जयंती महोत्सव पर विभिन्न सामाजिक धार्मिक संस्थाओं ने स्थानीय प्रशासन के सहयोग से शोभा यात्रा निकाली। इस मौके पर लोगों को श्रीमद् भागवत गीता की प्रतियां उपहार स्वरूप बांटी गईं। वहीं शोभा यात्रा का समापन सेक्टर 12 हुडा सभागार में हुआ। इस मौके पर हमारे संवाददाता
बीडी कौशिक ने यहां कुछ प्रशासनिक और राजनीतिक हस्तियों से बातचीत भी की है। आप भी देखिए। रेणु जी, जो गीता महोत्सव का आयोजन किया गया कैसा लगा? बोलो आप। गीता महोत्सव नाम ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और जिसको सौभाग्य मिलता है इसके दर्शन करने का, इसमें भाग लेने का, मुझे लगता है उनको सीधा स्वर्ग की जो है टिकट मिलेगी जब उनका वक्त होगा। और गीता एक ज्ञान का भंडार है जिसमें से हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए और आने वाली पीढ़ी के लिए तो ये एक एनसाइक्लोपीडिया है जिससे उनको अपने जीवन यापन की पूरी दिशाएं मिलती हैं। तो मैं कहूँगी गीता को नमन, शत शत प्रणाम और शाश्वत धन्यवाद। हमारे साथ एसडीएम हैं त्रिलोकचंद जी, उनसे बात करेंगे कि किस प्रकार से आज का प्रोग्राम ये संपन्न कराएंगे। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव जो हमारा जिला स्तर पर मनाया जा रहा है 12, 13 और 14 को, आज हमारा इसका आखिरी दिन है जी। तो आज क्या क्या प्रोग्राम रहेंगे? आज हमारा प्रोग्राम है, पहले कल्चरल एक्टिविटीज हैं, उसके बाद जो भी विनर्स रहे, चाहे हमारे झांकियों के हों, चाहे विभिन्न धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं के पार्टिसिपेंट रहे, आज सबको सम्मानित करेंगे। अच्छा, आज जैसे शोभा यात्रा निकाली गई थी, ये कहाँ से निकाली गई? ये शोभा यात्रा हमारी 17 सेक्टर से प्रारंभ हुई थी, तो 15 से होती हुई, 16 से होती हुई, तो यहाँ पे आज पहुंची। विकास जी, आप कुछ कहेंगे? आज आप भी इसके सहभागी रहे रेड क्रॉस। जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि जिला स्तर के ऊपर जो गीता जयंती का प्रोग्राम आयोजित किया गया है, हमारे आदरणीय उपायुक्त महोदय के दिशा निर्देशन में और हमारे एसडीएम साहब के देखरेख के अंदर ये कार्यक्रम काफ़ी अच्छा तरीके से चला। 3 दिन के अंदर सभी के सभी एनजीओस ने अपने अपने स्टॉल्स लगा के अंदर धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों को दर्शाया। लोगों ने यहाँ पे आके खूब जानकारी इकट्ठी करी। इसके अलावा हमारे जितने भी जो हमारे प्रशासन के जितने भी विभाग हैं, उन्होंने भी अपने अपने स्टॉल्स को यहाँ पे प्रदर्शित किया। और जिन लोगों को हमारे हरियाणा सरकार के जो भी कल्प चल रहे हैं उनके बारे में नॉलेज नहीं थी, यहाँ पे आके लोगों ने नॉलेज इकट्ठी करी और सभी ने इसका जो है पूरा का पूरा लाभ उठाया। मैं ये समझता हूँ कि हरियाणा सरकार की बहुत ही अच्छी पहल कि लोगों को अपनी संस्कृति के साथ जोड़ना और उसके साथ साथ अपने कर्मों को भी अच्छा करना एक बहुत ही अच्छी पहल है और मैं इसके लिए सभी को शुभकामनाएं देना चाहूँगा। देश में हर साल 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। साल 1971 में 16 दिसंबर को भारत ने पाकिस्तान पर विजय हासिल की थी और इस जीत की खुशी में पूरा देश विजय दिवस के रूप में इसे मनाता है। विजय दिवस समारोह फरीदाबाद के वॉर मेमोरियल कॉम्प्लेक्स टाउन पार्क सेक्टर 12 फरीदाबाद में मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि उपायुक्त जितेंद्र यादव बने और शैल स्मृति में युद्ध स्मारक फरीदाबाद पर माल्यार्पण कर 1971 भारत पाक युद्ध में शहीद हुए जवानों को श्रद्धासुमन अर्पित किए। वहीं इस मौके पर डीसी ने कहा कि 16 दिसंबर 1971 की ऐतिहासिक जीत की खुशी आज भी हर देशवासी के मन को उमंग से भर देती है। इसी दिन भारत ने पाकिस्तान के दांत खट्टे किए थे। 16 दिसंबर का दिन सैनिकों के शौर्य को सलाम करने का दिन है। दिसंबर 1971 में जो भारतीय सेनाओं ने जो पराक्रम दिखाया था, उनकी श्रद्धांजलि, उनके साहस को शत शत नमन। मैं फरीदाबाद के सभी डिस्ट्रिक्ट सैनिक वेलफेयर बोर्ड, सभी हमारे सैनिक जो यहाँ रह रहे हैं उनको प्रणाम करता हूँ, शत शत नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ कि उस बहादुरी का काम आज हमने यहाँ पे उन सभी अपने शहीदों को नमन किया, श्रद्धांजलि दी। और सभी फरीदाबाद के नागरिकों से मेरा संदेश है कि हम यहाँ पर सेफ हैं क्योंकि हमारे जवान बॉर्डर पे हमारी रक्षा कर रहे हैं। तो हमेशा ही सैनिक का सम्मान करो और विजय दिवस में जो पराक्रम भारतीय सेना ने, तीनों सेनाएं, हमारी वायुसेना, जल सेना या आर्मी, तीनों ने जो दिखाया उसको शत शत नमन, शत शत श्रद्धांजलि। 26 जनवरी के मामले के बाद दिल्ली पुलिस ने सोनीपत कुंडली सिंगू बॉर्डर पर कंक्रीट की दीवार के साथ साथ 7 लेयर की बैरिकेडिंग की थी। लेकिन अब किसान आंदोलन के स्थगित होने के बाद सोनीपत दिल्ली का सिंगू बॉर्डर कुंडली बॉर्डर हल्के वाहनों के लिए खोल दिया गया है। अब सीधे तौर पर हरियाणा और दिल्ली में वाहनों की आवाजाही शुरू हो चुकी है।
के लिए, हैवी व्हीकल्स के लिए नहीं खोला है। 3 लेनें खोल दी जा रही हैं अभी हम दिल्ली बॉर्डर पे खड़े हैं और आम पब्लिक से, जनता से, कम्यूटर से, डेली पैसेंजर से हम अपील करना चाहेंगे, अपने व्हीकल्स की स्पीड्स और पेस लो रखें, जिससे ट्रैफिक कोई प्रॉब्लम ना आए, कंजेशन ना हो, जिससे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को, ट्रैफिक पुलिस को और दिक्कत आए और आम जनता को आगे सुविधा हो। हमारी आम जनता से अपील है कि धीरे धीरे सारी चीज स्मूथन हो जाएंगी। ये रिपेयर का काम अभी भी थोड़ा साइड बम्प्स पे चल रहा है। फोर्स लगाई गई है, हमारी तमाम फोर्स को प्रॉपर ब्रीफिंग भी कर दी गई है और दिल्ली पुलिस के साथ भी हम रेगुलर टच में है, हर रैंक्स पर, सीनियर ऑफिसर्स के लेवल पर भी और SHO और ग्राउंड स्तर के ऑफिसर्स के लेवल पर भी। और हमें पूरी उम्मीद है कि एक बार ये खुलने के बाद प्रॉपर स्ट्रीमलाइन तरीके से ट्रैफिक यहाँ पर चलेगा। अच्छा लग रहा है, काफी समय बाद खुला। हाँ जी। तो जब रोड बनता तो कहाँ से जाते थे आप? घुमा फिरा के लाना पड़ता था। कितना समय लगता था? जी कम से कम 2 घंटे, जाम भी रहता था। अब कितना लगेगा? अब जी आधा पौना घंटा। और चलिए अब पंजाब की बात कर लेते हैं, जहां पर ट्रांसपोर्टर्स लगातार धरना दे रहे हैं। ट्रांसपोर्टर्स अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और इन ट्रांसपोर्टर्स की ये मांग है कि सरकार अगर हमारी बात को नहीं सुनती है तो इसी तरीके से ये प्रोटेस्ट आगे भी किया जाएगा। करीब 11 दिन बीत जाने के बाद भी ट्रांसपोर्टर अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे हुए हैं। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के कार्यकाल में पूरे पंजाब ट्रांसपोर्ट यूनियन को भंग कर दिया गया था, लेकिन आचार संहिता लगने के 1 महीने पहले पंजाब के ट्रांसपोर्टर जीरकपुर मोहाली मार्ग पर अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि ट्रांसपोर्टर्स ने यह हड़ताल अनिश्चितकाल तक रखी है। इन सभी का मानना है कि किसान आंदोलन से जुड़ी सभी जत्थेबंदियां इनका साथ देने के लिए आने वाले समय में हड़ताल पर बैठेंगी। लेकिन देखने वाली बात यह भी होगी कि चुनावी माहौल होने के बावजूद कांग्रेस का एक भी नेता इनकी मांगें जानने के लिए यहां नहीं पहुंचा। साथ ही इन्हें यह भी डर सता रहा है कि बहुत जल्द अब चुनाव आयोग की ओर से आचार संहिता भी लगा दी जाएगी। इसी को लेकर यह प्रदर्शन और ज्यादा तेज होता जा रहा है। और मेट्रो सिटी में फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हर खबर हरियाणा।